आज हमारे पास एनसीईआरटी की किताबों पर आधारित भूगोल का एक संग्रह है। और ये सिर्फ तथ्यों की एक लिस्ट नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक तरह से एक जासूसी कहानी की तरह है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वैज्ञानिक हमारे अतीत के बारे में जानते कैसे हैं। चाहे वो अरबों साल पुराना हो या कुछ हजार साल। सही बात है। सुराग हर जगह छिपे हैं, सितारों की रोशनी में और यहाँ तक कि एक गुफा के अंदर भी। तो चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं सबसे बड़े रहस्य से, है ना? ब्रह्मांड की शुरुआत। बिग बैंग। हाँ, स्रोत बताते हैं कि बिग बैंग थियरी को पहली बार 1927 में जॉर्जेस लेमेत्रे ने पेश किया था और नासा के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक ये घटना लगभग 13.8 अरब साल पहले हुई थी। पहले के अनुमान से थोड़ा नया। हाँ, लेकिन सवाल यह है कि इतने बड़े धमाके के बाद आकाशगंगाएं बनी कैसे? सब कुछ तो बस फैल जाना चाहिए था। यहीं पे मतलब कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। अच्छा। बिग बैंग के बाद हर जगह चीजें एक जैसी नहीं फैली थीं। कहीं पे पदार्थ और ऊर्जा का जमाव थोड़ा ज्यादा था तो कहीं कम। ओके। और इन छोटे छोटे अंतरों ने ही गुरुत्वाकर्षण को अपना काम करने का मौका दिया। जहां जमाव ज्यादा था वहां गुरुत्वाकर्षण ने और पदार्थ को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। तो मतलब एक स्नोबॉल इफेक्ट की तरह। बिल्कुल। और अरबों सालों में यही जमाव हमारी आकाशगंगाएं बन गईं। और आकाशगंगाएं, मेरा मतलब वो तो अनगिनत तारों से बनी है। स्रोत में एक मजेदार बात लिखी है कि तारों का रंग उनके तापमान का सुराग देता है। हाँ, जैसे एक नीला तारा बहुत गर्म होता है और एक लाल तारा ठंडा। लेकिन क्या तारों की भी एक उम्र होती है? स्रोत में चंद्रशेखर लिमिट का जिक्र है। ये सुनने में बहुत टेक्निकल लगता है। आसान भाषा में इसका तारों के लिए क्या मतलब है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, चंद्रशेखर लिमिट असल में एक तारे के भविष्य का फैसला करने वाली सीमा है। ये एक टिपिंग पॉइंट है, समझ लीजिए। अच्छा। जो तारे इस सीमा से कम वजन के होते हैं वे अपना ईंधन खत्म होने पर धीरे धीरे ठंडे पड़ जाते हैं और व्हाइट ड्वार्फ बन जाते हैं। व्हाइट ड्वार्फ यानी तारे का बचा हुआ बहुत गर्म और घना केंद्र। बिल्कुल। और अरबों साल बाद जब ये भी ठंडा हो जाता है तब उसे ब्लैक ड्वार्फ कहते हैं। और जो तारे सीमा से ज्यादा भारी होते हैं उनका क्या? उनका अंत बहुत नाटकीय होता है। मतलब? वे एक जोरदार धमाके के साथ फटते हैं जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। सुपरनोवा? हाँ, और इस धमाके के बाद या तो वे एक न्यूट्रॉन स्टार बन जाते हैं या फिर अगर वे बहुत ही ज्यादा विशाल हों तो एक ब्लैक होल में बदल जाते हैं। एक ऐसी जगह जहां गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा है कि रोशनी भी बचकर नहीं निकल सकती। वाह! तो मतलब पूरा ब्रह्मांड एक विशाल चक्र में जी रहा है। जन्म, जीवन और मृत्यु, ये सोचने कितना अद्भुत है ना? सही बात है। और जिन तत्वों से ये तारे बनते और बिखरते हैं उन्हीं से हमारा ग्रह पृथ्वी बना। तो चलिए अब अपने इस घर की कहानी पर आते हैं जिसके इतिहास के पन्ने हाल ही में फिर से लिखे गए हैं। बिल्कुल। और ये खोज ये भी एक बेहतरीन जासूसी का काम है। कैसे? वैज्ञानिकों ने मेघालय की एक गुफा के अंदर एक स्टैलेग्माइट, वो जो गुफा की छत से पानी टपकने से जमीन पर चूना पत्थर का स्तंभ बनता है। हाँ, वही। उसका अध्ययन किया और उसकी परतों को पढ़कर उन्होंने पृथ्वी के इतिहास में एक नए युग का पता लगाया। और उसका नाम? मेघालयन युग। एक गुफा के पत्थर से पूरे ग्रह के लिए एक नया युग, ये कैसे मुमकिन हुआ? क्योंकि उस स्टेलेग्माइट की परतों ने एक कहानी बताई। एक कहानी? उन्होंने दिखाया कि आज से लगभग 4200 साल पहले दुनिया भर में एक भयानक सूखा पड़ा था जो करीब 200 सालों तक चला। 200 साल? हाँ, और इस सूखे ने मिस्र, मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी जैसी कई महान कृषि आधारित सभ्यताओं को घुटनों पर ला दिया था। तो ये घटना इतनी बड़ी थी कि उसने हमारे ग्रह के हाल के भूवैज्ञानिक इतिहास में एक नया अध्याय ही शुरू कर दिया, नए नए तरीके देखे। हाँ, और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि भूगोल सिर्फ नक्शों और पहाड़ों का अध्ययन नहीं है। ये समय में एक यात्रा है। सही कहा, जो हमें बताती है कि हमारा ग्रह और ये ब्रह्मांड कितना गतिशील है और हम लगातार इसके नए रहस्य खोज रहे हैं। इसी गतिशीलता है जुड़ा एक आखिरी विचार है। स्रोत में भूकंपों के लिए इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी का जिक्र है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक लकड़ी की छड़ी को मोड़ रहे हैं। ठीक है। वो एक हद तक मुड़ेगी, तनाव जमा होता रहेगा और फिर अचानक चटक कर टूट जाएगी। और वो चटक ही भूकंप है। बिल्कुल। चट्टानें भी ठीक इसी तरह ऊर्जा छोड़ती हैं। तो इससे एक बहुत जरूरी सवाल मन में आता है। क्या? कि अगर पृथ्वी की सतह लगातार इन हिलती डुलती प्लेटों से बनी है तो क्या हमारे पैरों के नीचे की ये ठोस जमीन
जिसे हम इतना स्थायी मानते हैं, असल में सिर्फ एक अस्थायी शांति